नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले उड़ीसा में एक डेडली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जहां 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। ये 2004 के बाद होने वाले सबसे डेंजरस ट्रेन एक्सीडेंट था एंड आई एम शॉक्ड क्योंकि मुझे ट्रेन से ट्रेवल करना बहुत पसंद है। इवन 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। भारत में 1,15,000 लंबे रेलवे ट्रैक्स है और हर दिन 12,000 से ज्यादा ट्रेन इन ट्रैक्स पर दौड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, अलग अलग थ्योरीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ऐसे कौन से स्टेप्स है जिनकी मदद से हम इसे रोक सकते थे और कैसे कुछ लोगों ने इस ट्रेजेडी का इस्तेमाल अपने गंदे पॉलिटिकल एजेंडास के लिए किया। हम भारत के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, उड़ीसा में क्या हुआ। चलिए समझते हैं ये ट्रेन एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ। ये पूरी कहानी 3 ट्रेन की है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में एक हादसा हुआ। यहाँ 2 मेन लाइन्स है, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और डाउन लाइन से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस का स्पीड था 128 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्चुअली ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को आराम से क्रॉस करके निकल सकते थे, लेकिन अचानक से कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन को छोड़ के अप लूप लाइन पे चली गई और यहाँ खड़े एक गुड्स ट्रेन से टकरा गई और डिरेल हो गई। उसके कुछ कोचेस डिरेल होकर डाउन लाइन से आने वाले दूसरे ट्रेन से टकरा गए। इन शॉर्ट दिस वाज हैपन। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या ये एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ? द आंसर इज नो। ड्राइवर को मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने की अनुमति थी और वो 128 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। इनफैक्ट ड्राइवर कहता है कि उसे ग्रीन सिग्नल भी मिला था, इसीलिए ऑफिशियल्स ने उसे क्लीन चिट दे दी। दूसरा सवाल, इस ट्रेन ने अचानक से ट्रैक कैसे बदला? कुछ बातें हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और हो सकता है कि आने वाले समय में और खुलासा हो और रीजन सामने आए। एक प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जो हर चीज का डेटा रिकॉर्ड करता है, कितने बजे क्या हुआ, किसने क्या एक्शन ली, एक्सेट्रा। इसकी मदद से प्लेन क्रैश होने पर पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। वैसे ही एक ट्रेन में डेटा लॉगर होता है जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन एक्टिविटीज और ड्राइवर एक्शंस का डेटा रिकॉर्ड होता है। इस डेटा लॉगर से प्रॉपर्ली क्या हुआ इसकी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मीडिया ने कुछ और ही की। कई मीडिया एजेंसीज ने साइट पर जाकर पैसेंजर्स का इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। इससे इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प होने की बजाय पैनिक और गुस्सा फैल गया। इससे अचीव कुछ नहीं हुआ क्योंकि जब इस इवेंट लॉगर की जांच पड़ताल होगी तभी कुछ पता चलेगा ये एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि ये एक्सीडेंट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए एक चेंज की वजह से हुआ। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय सिग्नलिंग सिस्टम का फेलियर इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। तीसरा सवाल, इसी साल फरवरी के महीने में ऐसा ही एक इंसिडेंट महेश्वर में रोका गया जहां हाईलाइट किया गया कि सिस्टम में सीरियस फ्लॉज है, लेकिन इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं ली गई। क्यों? चैप्टर 2, लोगों का रिएक्शन। जब भी भारत में दुर्घटना होती है तो अजीबोगरीब रिएक्शन सामने आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस पूरे इंसिडेंट को एक कम्युनल एंगल देना चाहते हैं। लोगों ने ट्विटर पर यह पोस्ट करना स्टार्ट किया कि यह एक्सीडेंट फ्राइडे को हुआ और ड्रोन फुटेज शेयर करके कहा कि आसपास में दिखने वाला ये स्ट्रक्चर एक मॉस्क का हो सकता है, लेकिन असल में ये एक इस्कॉन टेम्पल है। एट द सेम टाइम कुछ पॉलिटिशियंस ने इस पूरे इंसिडेंट का पॉलिटिकल फायदा लेने की भी कोशिश की। फोकस सिर्फ गलती एग्जैक्टली किस पार्टी की है इस पर हो रहा था, ताकि हमारे सिस्टम में क्या बदलाव होने की जरूरत है इस पर। और ये भारत के लिए काफी खराब न्यूज है। इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होने वाली है और इससे पहले भी जब ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी तब सीबीआई ने ही इसकी जांच की थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टी सीबीआई को इन्वॉल्व करने के अगेंस्ट है। लॉजिक मेरे समझ के बाहर है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। उड़ीसा पुलिस ने लोगों को एक सख्त वार्निंग दी कि जो भी इस इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। चैप्टर 3, ट्रेन एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री। इस वीडियो की शुरुआत में हमारा ट्रेन सिस्टम कितना बड़ा है और कितना ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बात की। ट्रैक लेंथ की बात की जाए तो हमारा रेलवे सिस्टम दुनिया में 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, लेकिन यूरोप या अमेरिका जैसे सिस्टम जितना एडवांस नहीं है। वंदे भारत ट्रेन के साथ हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन के साथ साथ ट्रेन ट्रैक्स इम्प्रूव होना भी जरूरी है। ट्रेन डिरेलमेंट्स और ट्रेन एक्सीडेंट्स भारत के लिए कोई नई बात नहीं है।
चलिए हिस्ट्री देखते हैं। 1981 में केरला के पेरुगन के पास आइलैंड एक्सप्रेस एक लोकल ट्रेन से टकराए और 150 लोग मारे गए। 1995 में यूपी के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस के साथ टकराए, जिसमें 358 लोगों की जान गई। 1998 में पंजाब के खन्ना में जम्मू टावी सेल्डा एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई और इसमें 212 लोगों की जान गई। 1999 में असम में ब्रह्मपुत्र मेल आबाद असम एक्सप्रेस से टकराई और इसमें 290 लोगों की जान गई। एक ट्रेन एक्सीडेंट की कई रीजन हो सकते हैं। ड्राइवर की गलती, सिग्नल की गलती, मैकेनिक की गलती या फिर सैबोटेज भी, यानी जानबूझकर एक ट्रेन एक्सीडेंट करवाने की कोशिश। एजी का ये रिपोर्ट कहता है कि 2018 से लेकर 2021 तक होने वाले सारे एक्सीडेंट्स में 70% एक्सीडेंट्स डिरेलमेंट की वजह से हुए थे। यानी डिरेलमेंट्स की हादसे होते ही रहते हैं और इस पर परमानेंट सॉल्यूशन निकालना सख्त जरूरत है। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में काफी कम लोग होते हैं जो बात कर पाते हैं, तो चलिए आज कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं जिससे भारत के सिस्टम्स को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1 है कवच सिस्टम। कवच हमारे रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। होता यह है कि एक लोको पायलट यानी एक ट्रेन का ड्राइवर जब भी कोई सिस्टम जैम करता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। वो ट्रेन का कंट्रोल ले लेता है और ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लग जाता है। SPAD यानी सिग्नल पास एट डेंजर एक्सीडेंट्स के मेजर रीजंस में से एक है। अगर ट्रेन के पथ में कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं तो फिर भी ब्रेक्स लग जाते हैं। यानी हो सकता है कि ये कवर सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता या फिर इतना गंभीर नहीं होता। इस सिस्टम में जब भी ट्रेन लेवल क्रॉसिंग से गुजरती है तो ऑटोमेटिकली सीटी बच जाती है, यानी ड्राइवर एरर की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। पिछले साल इस सिस्टम के सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने किया और 2023 मार्च तक इन टोटल 1465 किलोमीटर के ट्रैक पर 77 लोकोमोटिव्स और 135 स्टेशंस पर यह सिस्टम एक्टिव है। मार्च 2024 तक न्यू दिल्ली से मुंबई और न्यू दिल्ली से हावड़ा इस एरिया पर ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से ये सिस्टम यहाँ पर पहले शुरू होने जा रहा है। ये सिस्टम पूरे भारत में शुरू करने के लिए एटलीस्ट 5 से 6 साल जाने वाले हैं, लेकिन इसे हमें फास्ट करने की जरूरत है। सोल्यूशन नंबर 2 इज इंस्पेक्शन। हमारे रेल मिनिस्टर कहते हैं कि सैबोटेज की चांसेस अभी एलिमिनेट नहीं हुआ, यानी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया हो। इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन में CVA इन्वॉल्व होने वाले हैं। 2010 में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ऐसे ही डिरेल हुई, जिसमें 148 लोग मारे गए और इसमें माओवादी लोगों का हाथ था। ऐसे इंसिडेंट्स अवॉइड करने के लिए सख्त स्टेप्स लेने ही होंगे। CCTV कैमरास, ड्रोन्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, रेडार और लाइडर सिस्टम की मदद से ट्रैक्स के साथ होने वाले टेम्परिंग डिटेक्ट की जा सकती है। सोल्यूशन नंबर 3, हमारे रेलवे सिस्टम ओवरबर्डन्ड है और ट्रैक्स रिपेयर्स के लिए और मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिलता। ये एक रियलिटी है, इसे सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करके देश के लाइफलाइन माने जाने वाले इन ट्रेन्स को हम बेहतर बना सकते हैं, पूरे भारतवासियों के लिए और सेफ बना सकते हैं। CAG का रिपोर्ट कहता है कि ट्रैक्स के रिन्यूअल्स के लिए जितने फंड्स एलोकेट होते हैं वो यूज ही नहीं होते। इसका मतलब यह है कि बजट होने के बावजूद एग्जीक्यूशन में कमी होने की वजह से रिपेयर्स और मेंटेनेंस का काम पीछे पड़ जाता है। चैप्टर 5 सिल्वर लाइनिंग। जो लोग इंज्योर हुए या फिर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए किसी भी तरह की कॉम्पेंसेशन इनफ नहीं है, लेकिन इस इंसिडेंट में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिन्हें हमें एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएट करना काफी जरूरी है। उड़ीसा अपने स्टेट ऑफ द आर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। 15 फायर रेस्क्यू टीम्स, 100 डॉक्टर्स, 200 पुलिस और 200 एम्बुलेंसेस इमीडिएटली हादसे की जगह पर पहुंचे। लोकल बस ऑपरेटर्स ने भी इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की मदद की। सिर्फ 12 घंटों में 500 से भी ज्यादा ब्लड डोनर्स सामने आए। एक समय ऐसा भी आया कि ब्लड बैंक्स के वॉलंटियर्स को घर भेजा कि उनके पास सफिशिएंट ब्लड जमा हो गए थे। इन ब्लड डोनर्स में कई महिलाएं भी शामिल थी। मदद करने के लिए काफी कंपनीज भी सामने आए। यानी जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को इस एक्सीडेंट में खोया उनके लिए फ्री एजुकेशन की प्रॉमिस की। रिलायंस ग्रुप्स ने इन सारे विक्टिम्स के लिए एक 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। जो एम्बुलेंसेस इमरजेंसी सेवा में लगे थे उनके लिए रिलायंस ग्रुप ने फ्री में फ्यूल प्रोवाइड किया। यहाँ तक विक्टिम्स के लिए आने वाले 6 महीने तक राशन प्रोवाइड करने का भी प्रॉमिस किया। जिन महिलाओं ने अपने हस्बैंड्स को इन एक्सीडेंट में खोया उनके लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट रिलायंस की ओर से होने वाला है। यानी कई लोग अपने अपने लेवल पर इस क्राइसिस को सुलझाने में और लोगों को राहत पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ भारत। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली
कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।